सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, वो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सभी को। उपस्थित है, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा संजय, ठीक है, मजीद, हाँ, सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे चाइनीज, हम लोग आ रहे हैं फिर चाइनीज पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका सेमेस्टर 3 की जगह अब सेमेस्टर 4 में हम लोग आ रहे हैं। शेयर हो रहा ना? यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है। तो देखिए, यौगिक एक्यूपंक्चर जो कंसेप्ट आया है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि योग से आया है। हमारे भारतीय दर्शन का यौगिक शब्द लिया गया है। योग का अर्थ जो वैसे हम लोग समझें कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ने का कुल मिलाकर सारा अर्थ जो होता है वो भारतीय दर्शन से प्रभावित है। हम लोग अपने सिस्टम को, यानी जो हम लोग कहते हैं कि जीवन जो है, वो जीवन अगर उसमें जीवन है तो उसमें आत्मा है और हमारा शरीर है। तो यानी कहीं ना कहीं फिजिकल और मेटाफिजिकल को जोड़ने की बात हम लोग जो करते हैं वो हमारा यौगिक विचार है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लिया गया है कि कोई भी शरीर जिसका निर्माण है उसमें दो ही चीजें हैं, या तो आत्मा है और शरीर है। तो आत्मा और शरीर दोनों का जो अलग अलग रूप है, एक भौतिक रूप है, एक पराभौतिक रूप है, और पराभौतिक में आध्यात्मिक भी शामिल है। तो उन सबको जोड़ना है कुल मिलाकर के। तो ये यौगिक इसमें है। हम लोग का कंसेप्ट ये था योग दर्शन में कि हम लोग 100 वर्ष तक जीवेद श्रद्धा से तप का मतलब, यानी हम शरद ऋतुएं 100 शरद ऋतुओं को देखें। लेकिन उन देखने का अर्थ ये था कि उस रूप में हम लोग देखें कि हमारे सब ज्ञानेंद्रियां, हमारे सब कर्मेंद्रियां काम करती रहें। ऐसा न हो कि हम जीवित तो रहें। तो हम लोग इसीलिए जो भारतीय दर्शन में था उसमें हम लोगों ने शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धार्य जीवितम, हम लोगों ने वहां कह दिया कि शरीर इंद्रिय और मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं। यानी हम जब इंद्रियों का संयोग हो तब हम लोग मानते थे ये कंसेप्ट। तो ये उसी को कहा बायो एनर्जी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बायो एनर्जी है उसमें जो है भारतीय दर्शन में और चाइनीज दर्शन में थोड़ा सा अंतर आया था। उसमें उन्होंने 2 एलिमेंट और दूसरे कर दिए थे। हम लोगों ने उसको आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी किया था, उन्होंने कास्ट कर दिया था, मेटल कर दिया था, बस ये किया था। और उन्होंने 5 माना था। उस एनर्जी को हम लोग वही मानते हैं कि ची प्राण, कोई भी कही, वाइटल फोर्स कहिए, आत्मा कहिए, सब कुछ कही वही है। प्रोफेसर पार्क जू आए, कोरियन वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे। इन्होंने भारतीय दर्शन को पढ़ा और उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के 6 ऊर्जाओं का सिद्धांत दिया। तो 6 ऊर्जाएं हम लोग जानते हैं, वही ऊर्जा है हमारी जो हमारे चाइनीज दर्शन में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो उसमें हीट और हॉटनेस 2 अलग से ऊर्जाएं रखी। तो फिर इन्होंने और एक उसको डार्कनेस और लाइटनेस में और कन्वर्ट कर दिया। तो 8 ऊर्जाओं को भी कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क जी ने दिया कि वो कोल्डनेस के बाद भी एक डार्कनेस है और उधर लाइटनेस है। वो बस वही कंसेप्ट है। अब हम लोग ये मानते हैं कि जो ऊर्जा हमारी जो है मूलभूत रूप से सूर्य की किरणों पर हम लोग मानते हैं सबसे यांग मानते हैं, सबसे बड़ा यांग वही है। तो उसी की तुलना हमेशा की जाती है कि भाई सूर्य की किरणों कैद करना बहुत असंभव है, ठीक। लेकिन वही जड़ और चेतन का पूरा ब्रह्मांड जो है
ब्रह्मांड क्या बना, निर्माण किससे हुआ, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है जड़ और चेतन से। वैसे हमारे शरीर का भी निर्माण जड़ और चेतन से हुआ है। हमारे शरीर को हम लोग जड़ माना है। क्यों जड़? इसलिए माना कि अगर चेतना नहीं है तो हमारा शरीर संचालन नहीं कर सकता, तो उसको इसलिए माना है। वहां बहुत प्रकृति में यानी ब्रह्मांड में बहुत चीजें जड़ हुई और बहुत चीज चेतन हुई। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो अदृश्य था, देखिए अब कौन सा जो अदृश्य है, अनहर्ड है, अनएक्सप्रेस्ड है, अनटचेबल है, इसको हम लोगों ने माना था पराभौतिक। इसको कहा था कि हम इसको देख नहीं सकते हैं। और पराभौतिक में जो मेरिडियन कंसेप्ट था वो भी था, और जो हमारे इसका दर्शन, क्योंकि अभी भी अगर मान लीजिए हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम कहते हैं कि कोई चीज हमने देखा और देखने के बाद वो चलता है, केमिकली चलता है, लेकिन केमिकली चलता क्या है ये अभी भी हम लोग के शोध का विषय है कि क्या चलता है। जो केमिकल तो चलता है, लेकिन केमिकल में कैसे परिवर्तन होता है, क्या माइग्रेट करता है या क्या आगे बढ़ता है, वो नहीं जानते हैं। तो उसी तरह यही उन्होंने उसी को दार्शनिक विचार का कंसेप्ट धीरे धीरे बताया। पहला चैप्टर है। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा कि कार्य करने, ऊर्जा हमारी क्या है, कार्य करने की क्षमता हमारी एनर्जी है। और इसी को चाइनीज दर्शन में हम लोगों ने कह दिया इन ऊर्जा हमारी, और यांग ऊर्जा जो कहा कि जो हमारी कार्यकारी शक्ति है वो हमारी यांग ऊर्जा के रूप में है। और हम लोगों ने अपने सिद्धांत में अगर आयुर्वेदिक विचार रहा तो हम लोगों ने उसको अपने सामान्य और विशेष के अर्थ में कह दिया कि सामान्य जो है वो इन है और यांग हमारा विशेष। तो ये जो कैसे होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या कहते हैं, वो कहते हैं ट्रांसफर जो एनर्जी है मैग्नेटिक फोर्स से और इलेक्ट्रिकल फोर्स से होती है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन्होंने इसको सिद्धांत कह दिया। ये हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। लेकिन पूर्वी दर्शन हमारा क्या था, उन्होंने कहा, पूर्वी दर्शन ने कहा था कि हम पराभौतिक और भौतिक दोनों फोर्सेस के माध्यम से, दोनों ऊर्जाओं के माध्यम से कोई कार्य कर पाते हैं। तो वो सिद्धांत हमारा सिद्धांत था। उन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स कह दिया। हम लोगों ने उसको कहा था कि हमारे अंदर की जो भौतिक शक्ति है और पराभौतिक शक्ति है उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और काम कर पाते हैं। तो ये एक्यूपंक्चर इसी में डेवलप हुआ। जो एक्यूप्रेशर पंक्चर वहां का था, चाइनीज का था, धीरे धीरे एक्यूप्रेशर में आया। हम लोगों ने इसको आयुर्वेदिक कंसेप्ट दिया था। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट में यौगिक सिस्टम था। तो उस यौगिक सिस्टम को जो लिया गया, चाइनीज ने लिया, तो चाइनीज में क्या प्रोफेसर पार्क जेबू ने वर्चुअली लिया और उन्होंने इस चक्र सिस्टम को शुरू कर दिया। तो अब आप हम लोग कभी फिर बीच में कभी इनके कंसेप्ट को भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक जान नहीं लेंगे। उन्होंने जो प्रोफेसर पार्क जेबू ने होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो का कंसेप्ट दिया। होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा न्यूट्रो को माना कि ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा, बस संक्षेप में बताएंगे उसको। उन्होंने कहा ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो केवल देखती रहती है, वो चेतन है, परमात्मा के, उसको रिलेट करिएगा, परमात्मा स्वरूप में है, वह सबको एक साथ देखती रहती है, वो बहुत अधिक कार्यकारी हिस्सा नहीं लेती है, वह जैसे असंप्रक्त भाव से सबको देखती है। ये हमारा परमात्मा स्वरूप था जो न्यूटो फोर्स के रूप में होगा। इसी फोर्स ने क्रिएट किया। अब देखिए दार्शनिक अपना भारतीय दर्शन को और इनके प्रोफेसर पार्क जेबू के विचारों को समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा, अधिक नहीं समझाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब जगत की उत्पत्ति के लिए परमात्मा ने यानी न्यूटन ने एक फोर्स क्रिएट किया। कौन से फोर्स हुई? वो फोर्स बनी हेट्रो फोर्स हुई। वो हेट्रो फोर्स हुई, वो समाज में विकास चाहती थी, वो जगत में क्रिएशन चाहती थी, तो वो क्रिएशन के लिए आगे बढ़ी। तो जो लीनियर फोर्स होगी, लीनियर माने एक सिंगल लंबाई में होगी, जिस मतलब वन डायमेंशनल जो होगा वो हमेशा हमारा होगा हेट्रो फोर्स, नंबर 1। इस एनर्जी को, ये एनर्जी संसार में
परिवर्तन चाहती थी, भागना चाहती थी, यांग शक्ति के रूप में थी। आप यांग शक्ति से कल्पना करिएगा, यांग शक्ति, तो यांग शक्ति, उन्होंने हेट्रो कहा, यांग शक्ति से कल्पना करिएगा कि यांग शक्ति भी यही कह रही थी, वह विकास चाह रही थी, वह डेवलपमेंट चाह रही थी, वो नया मार्ग बनाना चाहती थी। तो वैसे ही उन्होंने इस फोर्स को रोकने के लिए, काउंटर के लिए, प्रकृति तुरंत ही न्यूटन के साथ उसी जहां जीरो वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं जीरो वर्ल्ड, जहां पर कि न्यूटन थी, उस जीरो वर्ल्ड से एक और फोर्स निकली, वो फोर्स हो रही होमो शक्ति। उस होमो शक्ति ने क्या कहा कि हम इस हेट्रो फोर्स को, जो विकास परिवर्तनशील है, जो आज कल बदल रहा है, प्रतिदिन परिवर्तन नया है, जिसमें हर व्यक्ति अपने में विशेष है, उसको हम विशेष नहीं रहने देना चाहते, हम इसको रोकना चाहते हैं, व्यवधान करना चाहते हैं। उन्होंने होमो फोर्स क्रिएट किया। होमो फोर्स माने सब बराबर हो जाए। तो सब बराबर हो जाएगा कंसेप्ट था कि जैसे जीवन, ब्रह्मा जी, अपना याद करिएगा, ब्रह्मा जी, हम दोनों विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि किया, यानी आगे हेट्रो फोर्स के रूप में विकसित हुआ। लेकिन होमो ने कहा, उस शक्ति को रोका, रोकने के बाद उसको, तो लीनियर फोर्स जो बढ़ रही थी उसको उन्होंने क्या किया, उसको फिर गोलांकित, चक्री कर दिया, फिर उसको ले आए, वापस ले आए। यानी अगर चक्री कोई हो जाएगी तो किसी स्फेरिकल उसमें हो जाएगी, किसी वृत्तीय आकार में हो जाएगी, तो वह उसका वैसे घूमती रहेगी, यानी वह समान हो जाएगी। समान होने का मतलब था यहाँ महेश को जो माना गया है कि महेश भगवान के रूप में है, जो संहार करते हैं। तो संहार करने मतलब सब बराबर हो जा रहे हैं। तो उस कंसेप्ट में भी आप इसको लीजिएगा। तो ये सामान्य विशेष के उदाहरण में, ये सामान्य करना है, सबको सामान्य करना है, सब एक रूप में है जिसमें, तो वही, तो ये फोर्स कौन थी, ये फोर्स तो होमो फोर्स थी। लेकिन संसार इससे नहीं चलता है, संसार में बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो बैलेंस करने के लिए एक तीसरी शक्ति, न्यूट्रो शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने दोनों को बैलेंस करना चाहा, जिसने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब परिवर्तन आप लगातार करते जाएंगे तो आप भागते जाएंगे, नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब सब होमो हो जाए। तो दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए एक फोर्स हुई, जिसको कि उन्होंने कहा दिस इज न्यूट्रो फोर्स। और उस न्यूट्रो फोर्स की वजह से जगत में परिवर्तन होते हैं, लेकिन फिर दोबारा आते हैं, हम ऋतुएं आती हैं, फिर वैसे ही आता है, फिर 12 महीने बाद फिर परिवर्तन होता है, फिर वहीं लौट के आ जाते हैं, लेकिन फिर परिवर्तन होता है, फिर यांग शक्ति निकलती है, फिर हेट्रो शक्ति निकलती है, फिर होमो शक्ति उसको क्रिएट वापस लाती है। ऐसा ही चक्र पूरा चलता रहता है। एंड देयर इज ए कंप्लीट बैलेंस ऑफ, और ये डेवलपमेंट भी है और रुकावट भी है, मृत्यु भी है, जन्म भी है, विकास भी है, सब कुछ होता है। तो ये फोर्सेस के रूप में उन्होंने कहा, और वो हमारा विष्णु के रूप में अगर आप कंसेप्ट करें तो विष्णु वही जो कर रहे हैं, जो जगत का परिपालन कर रहे हैं, जो जगत का पालन कर रहे हैं, और इस जगत को, ये सारी फोर्सेस, 4 फोर्सेस, दिस इज ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी है। और इस ओरिजिन थ्योरी के अंदर जो एक है परमात्मा, तो जो न्यूट्रो फोर्स है, तो और 3 फोर्स होमो, हेट्रो और न्यूट्रो फोर्स 3 के रूप में है, तो उसी को उन्होंने कहा। तो ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको चाइनीज में, कैसे हम लोगों ने 5-5 के ग्रुप में 6 ऊर्जाएं थी, तो हम लोगों ने 6 यांग ऑर्गन और 6 इन ऑर्गन में कहा, और एक उसका, तो ये हम लोग इसको जानते हैं। मेरिडियंस में हम लोगों ने कहा कि कैसे हुआ क्रिएशन। हम लोग ये भी जानते हैं कि मेरिडियंस का जो मॉडर्न साइंस कह रही है, उसके हिसाब से कह रही है कंसेप्शन के 15 घंटे के अंदर ये मेरिडियन सिस्टम डेवलप होता है। ये भी हम लोग जानते हैं। मेरिडियन की गति भी हम लोग जान गए हैं। अब अगर हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करें, ये नहीं कह रहे चाइनीज ने कहा, ये मॉडर्न साइंस ने कहा था मेरिडियंस का, कि मेरिडियंस की गति 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है। एको पॉइंट्स हम लोग जानते हैं, उन्हीं एको पॉइंट्स का हम लोग जानते थे। एको पॉइंट्स का भी उन्होंने कर दिया कि इनका 1 से लेकर 3 mm डायमीटर होता है, 1 से लेकर 3 mm डायमीटर का होता है। तो ये सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन इतने भी सूक्ष्म नहीं है कि इनको देखा ना जा सके। उन्होंने जो मॉडर्न साइंस जो कह रही है, हम नहीं कह रहे कि सही है गलत है, लेकिन मॉडर्न साइंस की बात कर रही है कि 1 से 3 mm डायमीटर के हैं, और हम अपने BM2 को देखें तो ये 5 mm डायमीटर का है, BM2। तो ये
मार्ग हैं, ऊर्जा के जाने के मार्ग थे, ऊर्जा के प्रवाह पथ के मार्ग थे। चक्र ने क्या कहा, अब देखिए एक्विबिंदु को अगर आप देखें प्रोफेसर पारादीप की दृष्टि से, तो एक्विबिंदु क्या है, वो एक्विबिंदु से जो हमारी वो है मेरिडियंस है, क्या है मेरिडियंस, पाथवे है। पाथवे माने एक लीनियर उसमें बढ़ती है, तो इसको वो उनके दृष्टि से आप देखेंगे तो इसको उन्होंने होमोफोर्स के लिए कहा, नहीं हेट्रोफोर्स के लिए कहा। तो ये हेट्रोफोर्स है, लीनियर सिस्टम में है, एक लाइन में सिंगल लाइन में अदृश्य है लेकिन बढ़ रही है हेट्रोफोर्स के रूप में, ये मेरिडियंस। चक्र कहा, देखिए अब चक्र की देखो उंगली में देखिएगा, उंगली में ऊपर वाली फोर्स जो है वो हेट्रोफोर्स है। इसीलिए हम लोग जब भी यांग ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, यांग ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं वर्टिकल मेरिडियंस में ट्रीटमेंट होगा। वर्टिकल मेरिडियंस क्या है, लीनियर लाइनिंग्स है, लीनियर लाइनिंग्स है और सिंगल रेखा में बढ़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है, देयर आर हेट्रोफोर्सेस। तो वो उसीलिए हम लोगों ने उसको रखा था कि हम लोग वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते हैं यांग ऑर्गन्स का, और उनको हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रख दिया, क्योंकि वात भी वही नेचर है, वात भी तो तुरंत आती है, तत्काल आती है, तेज गति से आती है, तो वैसे हम लोग दिया था। फिर दूसरा कंसेप्ट आया होमो कंसेप्ट। होमो कंसेप्ट माने जिसमें क्या था, हम लोग क्या चक्रीय था, एक वृत्ति आकार में, देखिए वृत्त बना हुआ नीचे, होमो जो हमारे ऑर्गन है उनमें एक चक्र बना हुआ है, आगे से जाएगा पीछे से लौट आएगा, उसी जगह पर रहेगा, उसी जगह पर यूं सीमित रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रहेगा। तो यानी एक सर दिख नहीं रहा, जो आप पढ़ा रहे वो शो नहीं हो रहा सर। ये क्या शो रहा है, शो आरएस सेठा जी आपका आप नेट चेक करिए प्लीज। पेज नंबर 3 चक्र शो हो रहा है सर, पर जो आप फिंगर का वो फिगर बता रहे हैं ना वो शो नहीं हो रहा, वो उसकी कह रही हूँ। फिंगर शो नहीं हो रहा, फिंगर नहीं सर, फिंगर शो नहीं हो रहा। फिंगर शो नहीं हो रही, नहीं सर मुझे तो हो रहा है, फिंगर नहीं हो रही है, खुला हुआ है सर। पेज नंबर 3 शो हो रहा है, चक्र वाला, बस वही हो रहा है। मैडम क्या भी आप भी अनीता मैडम खुद दिखा रहे हैं अपने फेस से, मैडम अगर पढ़ाऊंगा तो हो दिखा रहे हैं भाई, उनको आप कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। हाँ मैं वही बोल रही, मैं उनको कि मैंने वो ये समझ रही है कि फिंगर नहीं, अरे अब इतने सीमित रहेंगे तो आप कहेंगे कि वही किताब से पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ नहीं, सरिता मैम उसी चीज को कहना चाह रही हैं एक्चुअल में। सरिता मैम अगर आप जी सर सारी चीजें तो आप किताब से पढ़ा रहे हैं, आप अब किताब से बाहर पढ़ाऊंगा तो आपको ज्ञान आपको समझना है, केवल समझिए, इसको सुनिएगा। मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट से कहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर पारादीप का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये है, और वो बता दिया कंसेप्ट, वो कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं हम, केवल चक्र को बता रहे हैं कैसे। वही चीज चक्र में है, देखिए हमने अभी आपको बताया ना कि होमोफोर्स, और हम लोग नीचे वाले में क्या करते हैं, नीचे वाले में उंगली में हम लोग क्या कहते हैं, कफ ज्वाइंट। कफ ज्वाइंट में हम लोग कैसे चलाते हैं मेरिडियन, बताइए संता मैम, बताइए सर। हॉरिजॉन्टल। यस, तो हॉरिजॉन्टल माने क्या हुआ, जरा बना के बताइए। सर राउंड एंड राउंड चलेगी, तू बोला है ना, यस सर, यस सर, यानी उसी जगह सीमित रहता है। तो वो वही से ही ये इन फोर्स है जिसको कि उन्होंने होमो फोर्स कहा था, वो वहीं पे लौट करके वहीं पर आ जाती फिर, तो ठीक है ये बन गई। तीसरी फोर्स कहा था उन्होंने हेट्रो फोर्स, याद है नहीं, वो तीसरी फोर्स कहा था न्यूट्रो फोर्स, न्यूट्रो कहा ना, न्यूट्रो फोर्स। तो न्यूट्रो फोर्स का मतलब था स्पाइरल है, इसलिए बीच में स्पाइरल आई, बैलेंस के लिए स्पाइरल आई। स्पाइरल में देखिए आगे बढ़ती है लीनियर, हेट्रो की तरफ बढ़ती है, फिर क्या करती है होमोफोर्स, फिर उसको मोड़ देती है, फिर वो बढ़ती है आगे हेट्रो की तरफ, फिर होमो मोड़ देती है। इसलिए उसको, अब आप इसको पूरी तुलना करिएगा ओम से, ओम लिखिएगा और उसको देखिएगा, ओम में ऊपर बिंदी लगाइएगा, तो बिंदी जो है आपकी, जो ऊपर बिंदी लगी हुई है वो न्यूट्रो फोर्स है, बिंदी लगी हुई न्यूट्रो फोर्स है,
जो आपका यूं डेवलपमेंट हो रहा है, यूं सीधा वाला एक लाइन में, वो हमारा हेटेरो फोर्स है। जो मोड़ दे रहा है वो हमारा होमो फोर्स है, और जो स्पाइरल हो रहा था वो हमारा न्यूट्रो फोर्स है। क्लियर? और यहाँ उंगली में ऊपर हेट्रो, नीचे होमो, और बीच में स्पाइरल मेरिडियन न्यूट्रो फोर्स के रूप में यू करके जिग-जैग आती है ना, यू करके आती है। वैसे ही चक्र भी क्या है, अभी मेरिडियन पढ़ा था हम लोगों ने, चाइनीज मेरिडियन, तो वो हमारी क्या होती है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, या बाएं से दाएं जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो लीनियर फोर्स है। तो लीनियर फोर्स को हम लोग क्या कहा था, हेट्रो। लेकिन चक्र क्या है, चक्र जो है हमेशा यूं है। चक्र क्या है, एक परिधि में है, वो ठीक है इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन चक्र परिधि में, मतलब चक्र माने ये वो होमोफोर्स के रूप में, ठीक। तो ये उनका ये कंसेप्ट बता दिया कि चक्र में, चक्र कहा ऊर्जा के स्रोत है, भंडार है। हम लोगों ने और भी पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा के स्रोत क्या है, हम लोगों ने कहा है एंडोक्राइन सिस्टम। मॉडर्न साइंस में एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कोई बता, अभी सेमेस्टर 2 तक बताइए या 3 तक बता दीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। अब देखिए आप लोग इन्हीं सब पॉइंट पर देखिए, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई इम्तिहान तो ले नहीं रहे आपका, इन नंबर दे देंगे। सर कंट्रोलर, आप बताएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अभी हम लोग जो पढ़ा था, अभी तक जितना पढ़ा पहले, आज की नहीं बात कर रहा। एंडोक्राइन सिस्टम को कुछ कहा होगा कि क्या काम करता है ये, सर कंट्रोलर है। हाँ यस कंट्रोलर है। कंट्रोलर है किसके, अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर। हाँ, तो यानी कंट्रोलर है। वैसे ही हमारे देखिए जहां जहां मॉडर्न साइंस की तुलना करिए, मॉडर्न साइंस में जहां जहां उन्होंने ये रखे हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे क्या कहा था उनको, ग्लैंड्स, वही वही हमारे चक्र है, चक्र। ठीक है। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा चक्र क्या काम कर रहा है, चक्र जो है हमने कहा नहीं कि चक्र अभी भौतिक, और हम लोग ये भारतीय दर्शन का वो है चक्र। तो भारतीय दर्शन में जो विचार है वहां वहीं समझिए विचार क्या था, विचार क्या था कि जीवन में भौतिक और पराभौतिक दोनों की वजह से जीवन है। तो चक्र भी भौतिक और पराभौतिक के बीच लिंक का काम कर रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत है, चौराहे हैं। और अभी आप लोग ट्यूटाइज 6 जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने देखा कि वहां भी आठ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का कंसेप्ट आया है। यानी कंसेप्ट कुल मिलाकर के अगर आप ब्रॉडर कंसेप्ट देखिएगा, सबका विचार यही है। वहां भी तो कहा, ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे हैं कि उसी जगह कहा, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं कि 8 कोई बहुत महत्वपूर्ण चैनल है हमारे पास, ये भी कह रहे हैं 7 चैनल हमारे पास है, एंडोक्राइन सिस्टम कह रहे हैं हमारे पास 7 चैनल है। तो कोई चीज है ना कि अंदर शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण मेरिडियंस है या महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, वो हमारे चाहे चक्र का फॉर्म कर रही हो, और चाहे हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का फॉर्म कर रही हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्म कर रही हो, सब मूलभूत रूप में एक ही विचार है। मैं ब्रॉडर आपको आउटलाइन दे रहा हूं आगे विचार करने के लिए, कि आप सोचेगा, हम लोग केवल अब पढ़े नहीं, हम लोग विचार भी करना शुरू करें, कि हम लोग धीरे धीरे समझे कि क्यों ऐसा है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं शरीर में ऐसा कुछ है जो ऊर्जा ऊपर से भी आती है, ऊर्जा नीचे से भी आती है, ऊर्जा बाएं से भी आती है, ऊर्जा दाहिने से भी आती है, ऊर्जा स्पाइरल भी मूव करती है, ऊर्जा लीनियर भी मूव करती है। ये सब विचार है, विचार के रूप में बताइए, मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूं। तो वही चक्रास आर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल लाइफ एक्सटेंशन ऑफ द एक्यूपंक्चर मेरिडियन सिस्टम। कह रहे हैं कि जो एक्यूपंक्चर मेरिडियन सिस्टम है उससे और एक्सटेंशन है, क्योंकि ये और वाइटल एनर्जी की फोर्स है, ये और दृढ़। जैसे वहां पर एक चौराहे थे, जैसे बड़े चौराहे पर आपके एक जगह पर जाने के मार्ग एक हो, और वहां पर एक दूसरा कटिंग आ जाए, चौराहा आ जाए, दो मार्ग वाला आ जाए, दोराहा आ जाए, तो दोराहे में आपको
अधिक व्हीकल्स आएंगी, अधिक मूवमेंट होगा। वैसे अगर चौराहा आ जाए तो और मूवमेंट होगा। और ऐसे अगर कोई बड़ा, जैसे हमारे कई जगह पर होता है, कहते हैं बड़ा चौराहा, तो बड़ा चौराहा का मतलब समझ जाते हैं हम लोग कि 4 लेन से अधिक होगा, तभी बड़ा चौराहा कहा गया है। 8 चौराहा, तो वहां पर 4, 5, 10, 15 पुलिस लगाने पड़ते हैं ताकि वो व्हीकल्स का मूवमेंट देख सके कि ये इधर बाएं से आ रही, उधर जा रही, उधर जाना है। तो वैसे ही ये चक्र जो है हमारे ऊर्जा के, सघन ऊर्जा के सेंटर हैं, और यह भौतिक और पराभौतिक के बीच में मध्यस्थ है। ठीक है, मेंटल स्पिरिचुअल प्लेन्स में, इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल प्लेन्स में कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? यही सब इसके कंसेप्ट में इसको बता रहा हूं। Each body mind has within itself energy center for controlling the flow of prana and the system of energy channels. प्राण क्या है? प्राण भी तो एनर्जी सिस्टम है। जब तक एनर्जी है तब तक प्राण है, और जब एनर्जी नहीं तो प्राण खत्म। These channels are called nadis, हम लोग नाड़ी बोलते हैं आयुर्वेद में, and the centers controlling them are known as chakras। और जो सेंटर इनको, इन नाड़ियों को प्रभावित करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनको हम कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा इंडोक्राइन सिस्टम, एक कोई इंडोक्राइन सिस्टम उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो यार जितने आपके चैनल्स हैं वो अपना किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई ग्रोथ का कंट्रोल कर रहा है, कोई कह रहा है कि एनर्जी को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे आधुनिक विज्ञान में। वैसे ही ये चक्र जो है हमारे क्या करते हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग पावर है ना, अधिक ऊर्जा के, सघन ऊर्जा के केंद्र हैं, और इनमें अधिक ऊर्जा भरी हुई है, और ये एक दूसरे के मूवमेंट इनका तेज होता है। वही योग का, तो योग व्यक्ति चेतना का ब्रह्मांड की चेतना से मिलन, आत्मा का परमात्मा से विलीनीकरण। यानी हम मानते हैं कि जो ब्रह्मांड की आत्मा है, जो परमात्मा के रूप में है, और भारतीय जो पुरुष के रूप में मान्यता वो आत्मा है, वह आत्मा दोनों आत्माओं का मिलन होता है। क्योंकि हमारा विचार दार्शनिक विचार था और हमारा प्राच्य विचार है, तो हम लोग मानते हैं कि ईश्वर से मिलना, इस परमात्मा से आत्मा का मिलन ही हमारा मूल उद्देश्य है। इसीलिए ये योग शब्द बनाया था, और इसीलिए चक्र सिस्टम आया। ठीक, इसीलिए हमारे, अब आप देखेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है वो हम कहते हैं कि हमारा मूलाधार। तो मूलाधार में हम लोगों ने एक और नाम दिया था, कुंडलनी दिया था। हम कहते हैं कुंडलनी जगाते हैं। तो कुंडलनी जगाने का अर्थ क्या था? कुंडलनी जब आप जन्म ले रहे हैं तो यानी सारे सिस्टम डेवलप हो रहे होंगे ना, सारे सिस्टम डेवलप हो रहे थे। और उन्होंने पढ़ा था कि चक्र सिस्टम डेथ के 9 दिन बाद तक कंटिन्यू करता है। यानी जब जन्म ले रहे हैं तो उसके कुछ घंटों के अंदर ये चेतना सिस्टम भी शुरू हुई होगी। कौन सा योग? यही वाला चक्र का सिस्टम। और चक्र का सिस्टम क्या हुआ, तो हम लोगों ने उससे ज्ञान ग्रहण करना किया। ब्रेन ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया, हार्ट ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया, लीवर ने अपना फंक्शन शुरू किया। सब धीरे धीरे आए होंगे, और उनमें सब में क्या हो गया, प्राण चेतना आ गई, और वो प्राण चेतना से उन्होंने अपने को हर काम को सीखना शुरू कर दिया। तो ये जो ज्ञान हुआ है वो चक्र के माध्यम से हुआ। ये भारतीय दर्शन का विचार है। ठीक, अब इसी चेतना में कमी हो जाए, किसी भी सेंटर में कमी हो जाएगी, तो हम निश्चित रूप से अब कहेंगे कि हमारा डिफिशिएंट एनर्जी है, और क्योंकि हमारी चेतना का भंडार ही कम हो रहा है, वही प्रभावित हो रहा है, तो हम उससे नहीं कर पाएंगे। फिर हम शरीर के अंदर स्थूल और सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। शरीर के अंदर भी भौतिक है और पराभौतिक है, लेकिन हम विचार जब करते हैं तो ब्रेन हमारा विचार करता है तो सारे सेल विचार कहाँ से कर रहा है? वही तो सूक्ष्म चेतना है जो उसको सिखा रही है, बता रही है। केवल देखना तो है नहीं कि जो हम पढ़ते हैं वही जानते हैं। हम सब में देखते हैं तो अपने विचारों के इतर भी कोई चीज देख पाते हैं, तो वो किसी न किसी सिस्टम को जैसे देख पाते हैं। वह चक्र सिस्टम ही तो है जो हमको दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे परमात्मा से हमारा सानिध्य कराता है, हमारा संपर्क कराता है, हमारा मिलन कराता है। और एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, ये शरीर जो हमारा है, हम दोनों को पूंजीभूत मान लें कि जो चेतना है वो हमारी किसके रूप में है? या तो फिजिकल बॉडी में के रूप में है, या हमारी स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में है। और इन दोनों के साथ हमारा ये संयुक्त रूप जो है, ये परमात्मा जो एक अव्यक्त है,
जो दिखाई नहीं पड़ रही है उससे हम तादाद में स्थापित करना चाहते हैं, तो ये मिलन भी इन्हीं चक्रों के माध्यम से होता है। इसीलिए कहते हैं कुंडलिनी जगाओ, और कुंडलिनी जगाने के बाद अल्टीमेटली जब हम लोग योग दर्शन में, अपने भारतीय योग दर्शन में हम लोग सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचते हैं, तो हम मानते हैं कि अब संसार के, आप देखिए आपको आजकल अभी तो माँ भगवती आई हुई है आज ही से शैलपुत्री के रूप में, तो आप वहां से देखिए क्या है, वहां वो कहते हैं कि जब आप सहस्त्रार चक्र में आ जाते हैं तो आपका जो ब्रह्मांड के द्वार, आपके लिए जो गेट है ब्रह्मांड का, वो खुल जाता है और तब आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यानी अब आप उससे चेतना, आपकी वो फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ मिल गई और आप उससे परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। ये वो एनर्जी का ये वो सिस्टम है। तो कुंडलनी से लेकर के, जिनको हम मूलाधार के रूप में उसको माने, मूलाधार से लेकर के हम जब सहस्त्रार तक जाते हैं तो वो हमारा, ये हमारा डेवलपमेंट है और वही हमारा मानते हैं कि ये हमारा जीवन जो है। सर कुंडलिनी और मूलाधार सेम है सर, चक्रों में सेम? कुंडलिनी अलग कंसेप्ट है, लेकिन हम बता रहे जगह तो उसकी वही मूलाधारी के पास है। मूवमेंट खत्म हो गया क्या? हाँ ठीक, अब ये खत्म हो गया है। ठीक है, हाँ अब जो आप कह रहे हैं वो, जब थोड़ा सा विचार उसका ले लीजिए, मैं उसका विचार इसमें नहीं दिया गया है। सुषुम्ना नाड़ी जो हम लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी मध्य भाग में स्थित है, शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। ठीक, नाड़ी के रूप में, नाड़ियां माने मेरिडियन, नाड़ियां माने मेरिडियन समझ लीजिए, बहुत छोटे सामान्य रूप में। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो, अब सुषुम्ना नाड़ी में भी कहते हैं 3 नाड़ियां हैं, आगे चल के इसमें हो सकता है आए। सुषुम्ना नाड़ी में मध्य में सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसमें अंदर 2 नाड़ियां और है, ये मैं इधर बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। चित्रणी और वज्रणी 2 नाड़ियां इसी के साथ जुड़ी हुई है, जो एक के अंदर एक के अंदर एक, 3 है। तो 3 के नाम का सुषुम्ना है, और उसको रजतम, हम लोग सत्व रजतम की बात कर रहे हैं ना, तो सत्व रजतम को उसको जोड़ लीजिए 3। फिर सुषुम्ना नाड़ी, अब आप समझ लीजिए कि बीच में होगी तो जीवी मेरिडियन वहीं पर होगी, वहीं पर क्या होगा, यूवी मेरिडियन होगी, गवर्निंग वेसल और यूवी मेरिडियन, तो महत्वपूर्ण हो गई ना। तो उस बीच में हो गई, उसके बाहर जो है 2 नाड़ियां और हैं, ईड़ा बाईं ओर और दाहिनी ओर पिंगला। तो सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला 3 नाड़ियों के द्वारा कंट्रोल्ड है। और आप फिर जोड़ लीजिए, मैं आपको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, यूवी मेरिडियन बगल में जा रही है, 2 लाइनें उसकी हैं, तो आप उनको एक लाइनें मान लीजिए कि एक लाइन ईड़ा की, एक पिंगला की, और एक बीच में गवर्निंग वेसल मेरिडियन। कंसेप्ट की बात, सारे कंसेप्ट एक ही हैं, जहां भी आप पढ़ेंगे ऐसे ही सब आएगा। ठीक, अब इन्होंने क्या, एक तो है भूत शुद्ध तंत्र में 72,000 नाड़ियों का वर्णन, वहां कहा गया कि 72,000 नाड़ियां होती हैं, इसमें 88,000 लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ये कहना था, सेमेस्टर 10 में भी हमने सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये नाड़ियों का उल्लेख 88,000 कहाँ से आया। तो ये 72,000 को तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी जगह 88,000 भी लिखा हो, किसी वेद वगैरह में। तो ये आप समझ लीजिए, फिर वही है, भारतीय यौगिक सिस्टम से लिया गया है, ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का स्रोत, बस यही लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चक्र गति की ओर संकेत करता है, यानी क्या है, उस चक्रों में गति है, और गति माने किस चीज की होगी, ऊर्जा का प्रवाह की ना, ऊर्जा आएगी जाएगी, ऊर्जा मूवमेंट करेगी, ऊर्जा जाएगी। जैसे आप देखिए, कभी कभी जब ऊपर से बवंडर आता है तो क्या होता है, अचानक गोल गोल घूमने लगता है और किसी किसी गाड़ियों को ऊपर उठा ले जाता है, और ऊपर पटक जाकर के 100 मीटर दूर छोड़ देता है। तो ये उसके उसमें अगर कोई फंस गया तो जीवित नहीं बचता है, तो है ना। तो वो ऐसे ही शरीर के अंदर तंत्र जो है, ये चक्र के तरफ घूमते रहते हैं और ये ऊर्जा का लगातार मूवमेंट करते हैं। दूसरा वो तो कंसेप्ट है
कि एकता, समृद्धि, शांति का प्रतीक। नेचुरली चक्र का नाम है, उसी से भारतीय बाद में लिया गया, उसका चक्र हमारा वो है। और हमेशा गोल आकृति का बताया गया कि गोल आकृति के है। सब चक्रों का देखिएगा तो गोल आकृति के दिखाई दे रहे हैं, तो गोल आकृति वही है, वो कंसेप्चुअल ही है कि जैसे पृथ्वी भी गोल है। और हम ऑर्गन्स को कंसेप्ट किया कि ये जो ऊर्जा के सघन ऊर्जा के स्रोत हैं वो हमारे गोल है, तो वो एक सिंबॉलिक है। अब वही बात कही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वही हमारा है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे वहां भी प्लेक्सस है ना, हम लोग प्लेक्सस पढ़ चुके हैं, प्लेक्सस हम लोग दोबारा जानना चाहेंगे इसी माध्यम से, बस थोड़ा सा। प्लेक्सस कुछ नहीं थे, हम लोग कह रहे थे कि जब ब्रेन से जो हमारे नर्व्स आती हैं, वो नर्व्स हम जब स्पाइनल कॉर्ड में आ करके और अल्टीमेटली क्या होती है, जब बाहर फैलती है, बाहर फैलती मतलब शरीर के अंदर जाती है, जिसको हम लोग बोलते थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती हैं तो एंटीरियर माने सामने वाले, इंटीरियर और पोस्टीरियर दो होती है ना, एक पीछे की तरफ जाएंगी और एक आगे, दो हर उसमें दो होती है, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, मतलब एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। तो पीछे की तरफ वाले, आगे की तरफ वाले प्लेक्सस बनाते हैं, आगे की तरफ वाले क्या करते हैं, प्लेक्सस तो बाद में है, पहले ये जा करके मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद फिर दो मिलने के बाद फिर अगले वाले कहीं और इनर्वेट करते हैं, इनर्वेट माने कहीं पर वो इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो अगला वाला है शुरू में, तो इसको दो भागों में शुरू में बढ़ जाते हैं, तो इनको दूसरे नाम से जानते हैं जब, लेकिन इसके बाद इसको रामी, इसको बोलते हैं वेंट्रल रामी। ये शब्द है टेक्निकल शब्द, वहां का मेडिकल शब्द है। तो वेंट्रल माने सामने का भाग, वेंट्रल रामी बोलते हैं। तो वेंट्रल रामी आगे चल कर के दो ऊपर के नीचे के या आसपास जाकर के फिर जाके एक प्लेक्सस बनाते हैं। वेंट्रल रामी माने सामने वाले भाग ही करते हैं, पीछे नहीं, सामने वाले भाग प्लेक्सस बनाते हैं। तो वो प्लेक्सस माने चौराहा बनाते हैं, फिर वहां से इनर्वेट होता है। तो यानी इसीलिए कहा गया कि मान लीजिए सर्वाइकल C1, C2, C4 से कोई चीज गई तो कोई आवश्यक नहीं कि वो C1 ही प्रभावित कर, क्योंकि वो प्लेक्सस ने प्रभावित किया जाकर हार्ट को, तो C3 पे प्रभावित कर सकती है। पता नहीं कौन सा उसका वायर है। अगर किसी वायर को आप मोड़ दीजिए और फिर आपसे पूछा जाए कि भाई 100 कलर हो तो और कलर ना हो, मतलब न बताया जाए कि कलर कौन सा है, तो कैसे आप जान पाएंगे कौन सा जो है किस कमरे का है। वो तो स्विच बोर्ड में लगा होता तो उसमें मालूम होता है कि स्विच बोर्ड ये इस कमरे का है, आपको बता दिया होता है। तो अगर न मालूम हो कि स्विच बोर्ड 100 स्विच बोर्ड लगे हों, तो आप पहले 100 दबाएंगे तब ना एक पाएंगे। वैसे ही जब यहाँ मिक्स हो जाते हैं नर्व इस तरह रूप में, तो फिर कौन सा, और यूं बढ़ गए, मतलब उनको ट्विस्ट कर दिया गया और फिर आगे जाकर के कहीं इफेक्ट डालते हैं, तो समझ नहीं आते कि पता नहीं कौन सा नर्व किस अंग को प्रभावित कर रहा है। तो उसको प्लेक्सस के बारे में बोलते हैं कि ये प्लेक्सस है। प्लेक्सस केवल 5 होते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सस कहलाता है। फिर दूसरा सर्वाइकल न होकर के उसका नाम है, थोरेसिक भी नहीं है, वो कार्डियक नहीं है, कार्डियक प्लेक्सस, उसका प्लेक्सस का नाम एग्जैक्ट नाम बता दूंगा आपको, उसको ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं। वो C1 से C4 हो गया और वो C5 से T1 तक होता है। दो प्लेक्सस हो गए। थोरेसिक में कोई प्लेक्स नहीं होता, T1 से लेकर के T12 तक कोई प्लेक्सस नहीं होता, ठीक है। फिर लंबर प्लेक्सस L1 से L4 तक जो होता है, लंबर में आता है, तो लंबर प्लेक्सस L1 से L4 तक। फिर उसका सैक्रल होता है जो L4 से S4 तक जाता है, S4 से S4 तक जाता है। और अंत में कोसिजल होता है 5वां, जिसमें केवल 2 ही होते हैं, S5 और को6 बस। तो इस तरह के 5 प्लेक्सस होते हैं, केवल 5 प्लेक्सस होते हैं। और ये सब वेंट्रल रामी से बनते हैं, यानी वेंट्रल सामने वाले जो है उससे, तो वही जैसे कहा उन्होंने प्लेक्सस। और गैंग्लियन, हम लोगों ने जानते हैं कि गैंग्लियन उसको कहते हैं जहां पर PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल माने बाहरी नर्वस सिस्टम में
जहां पर की सेल बॉडी मिलती है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी हम लोग जान रहे हैं, डेंड्राइट सेल बॉडी एक साथ होंगी, डेंड्राइट होंगे सेल बॉडी होंगी, लेकिन एक्सॉन दूर दूर चले जाते हैं तो एक्सॉन अलग कहलाते हैं। तो एक्सॉन नर्व के रूप में रहते हैं, लेकिन सेल बॉडी जहां पड़ी है उसको गैंग्लियन बोलते हैं। बस गैंग्लियन में और प्लेक्सस में ये अंतर, ठीक, सेल बॉडी से मतलब हुआ। और जो इसी गैंग्लियन को हम लोग वहां बोल देते हैं, वो अगर क्या कहते हैं सीएनएस में होगा तो उसको दूसरा नाम बोल देते हैं, उसको कहते थे हमारा ये कि गैंग्लियन होकर के वो एक शब्द है तो वो बोल देते हैं, लेकिन गैंग्लियन यहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो बाहरी पीएनएस में जो सेल बॉडी होती है उसको गैंग्लियन बोलते हैं। तो हम लोग चले आगे, तो यही वो बता रहे हैं, सिंपल सा सिस्टम बता रहे हैं अपना कि नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र में यथा स्थित तंत्रिका जाल नर्वस प्लेक्सस, अब ये पढ़ रहा हूं इसी से, नर्व प्लेक्सस के समतुल्य चक्रों की कार्यविधि है। कहा जैसे नर्व प्लेक्सस में कई चीजें आकर के, जाल ही तो है, वो चौराहा ही तो है, उस चौराहे में नर्व प्लेक्सस में आकर के कोई फंक्शन होता है, वैसे ही हमारे चक्रों की कार्यविधि है। चक्रों में भी कई तरह की ऊर्जाएं आकर के, कई तरह की नाड़ियां आकर के, कई तरह की मेरिडियंस आकर रुकती हैं और वहां पर फिर वो मूवमेंट करती हैं, वो अपना संदेश भेजती हैं जहाँ। तो ये, तो उसी तरह इन्होंने कहा ये हमारा चक्र का कंसेप्ट है। चक्र क्या है? ऊर्जा के महत्वपूर्ण रिसीवर है, यानी ऊर्जा को एक्सेप्ट करते हैं, वहां से आया कोई सूचना, कोई आई, उसको रिसीव किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। ट्रांसफार्मर भी है, केवल एक ही नहीं है कि रिसीवर है, रिसीव किया। जैसे आप बिजली स्टेशन देख रहे हैं ना, बिजली कहीं से आई, रिसीव भी करती है, उसको ट्रांसफॉर्म भी तो करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो वैसे ही ये भी हमारे क्या है, चक्र हमारे ऊर्जा के रिसीवर है, रिसीव करते हैं, लेकिन उसको अपनी उस एनर्जी को चौगुनी पांचगुनी कर भी देते हैं, कम भी करते होंगे, कम भी करेंगे, अधिक भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये तीनों काम करते हैं। तो इसलिए चक्रों का महत्व, इसलिए इनसे जाना जा सकता है। चक्रों को हम लोग भारतीय जो दर्शन है उसमें हम लोगों ने इसको कमल पुष्प से उन्होंने किया है। कमल पुष्प जैसे चक्र दर्शन, जैसे कमल पुष्प हमारा सुंदर होता है और कमल की तुलना बहुत हम लोग भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य में कमल की तुलना जो है की जाती है, कमल व तमाम जो है, तमाम आप समझ जो सौंदर्य के रूप में, तो और उसकी इफेक्टिविटी के रूप में भी, केवल सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि इफेक्ट कितना है, अच्छा लगता है, सुंदर है। कहते कीचड़ में कमल, ये सब चीजें कंसेप्ट है ना। कीचड़ में कमल यानी खराब चीजों में भी, कंसेप्ट के हिसाब से खराब चीजों में भी आपको डेवलप करने का, ये कमल से आप सीखिए। कमल जैसे ही ऊर्जा आपका होता है, सूर्य की ऊर्जा है उससे प्रभावित है, प्रकृति से प्रभावित है, प्रकृति के साथ ये अपने को स्पंदित करता है, चेंज करता है। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है उसके हमारा एक कमल पुष्प या हमारा योग तंत्र या हमारा चक्र जो है प्रभावित होता है, वो कंसेप्ट है। तो ये भारतीय दर्शन के सार देखिए, ये मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान है। अब यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं वो जो विचार है वो चक्रों में कुंडलनी, माने कुंडलनी फर्स्ट स्टेज हो सकती है। जो नीतू जैन का प्रश्न था, कुंडलनी का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कुंडलनी जागृत होगी तो ही भी इन सब में आप इनसे तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन कुंडलनी जगाने का अर्थ है कि आप जिस सोपान में, जिस यात्रा में जाना चाह रहे हैं, ब्रह्मांड की यात्रा में, ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करने के लिए, उसमें कुंडलनी जगाना माने उसको इनर्वेट करना और इनर्वेट करके आप स्टेप लेना। पहला स्टेप आप जाएंगे मूलाधार में, फिर स्वाधिष्ठान को जगाएंगे, फिर मणिपुर को जगाएंगे, फिर उसके बाद अनाहत को जगाएंगे, विशुद्ध को जगाएंगे, आज्ञा को जगाएंगे, सहस्त्रार अपने कंट्रोल में करेंगे। जगाने का अर्थ कंट्रोल में करना। और जब सहस्त्रार पर आपका पूरा कमांड हो जाएगा तब आप ब्रह्मांड से तादात्म्य कर पाएंगे। अभी हम लोग नहीं कर पाते। अभी हम लोग जान सकते हैं ना कि भूत भविष्य क्या है, अभी हम नहीं जान सकते कि ब्रह्मांड में सूर्य के परे क्या है, लेकिन अगर सहस्त्रार तक आपने जगा लिया
यानी उस पर कमांड कर लिया तो शायद आप वहां पर पहुंच जाए और आप आंख बंद करके बैठे हैं वहां पहुंच जाए, अपने को सूक्ष्म रूप में स्थान स्थूल से। देखिए हम लोग कहते थे भौतिक से पराभौतिक, हम लोगों ने पढ़ाया था, भौतिक से पराभौतिक स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, पढ़ाना हम लोगों ने कहा था। उस आत्मा सूक्ष्मतम है। अगर आत्मा का आपसे सानिध्य हो जाए, आपसे आप उसको देख सके, आप उससे बातचीत कर सके, तो आप परमात्मा से तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि तब तक सहस्त्रार चक्र जग चुका होगा। ठीक है, अब इनमें देखिए इन चक्रों में क्रमशः 4, 6, 10, 12, 16, 96, 1000 कमल पुष्प के दल पंखड़ियां बताई गई हैं। दिस इज देयर कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एनर्जी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू पावर सिस्टम। पावर कितना है? पावर 4 है, तो देखिए 4 से 6 के बीच में 2 अंतर, 6 से 10 के बीच में 4 अंतर, 10 से 12 के बीच में 2 अंतर, 12 से 16 के बीच में 4 अंतर। तो पहले 2 4 2 4 ये अंतर है। तो इस तरह याद करिएगा, 4 से शुरू करिए, 4 फिर 2 2 4 का अंतर, फिर पहले 2 का अंतर 6 हो गया, फिर 4 का अंतर 10 हो गया, फिर 2 का अंतर 12 हो गया, फिर 4 का अंतर 16 हो गया, फिर 16 8 96 8 गुना हो गया, और अंत में 1000 कमल पुष्प। 1000 याद करना बहुत सरल है कि वो हजारों, इसीलिए सहस्त्रार की पावर बताई गई है कि 4 कहाँ है आपकी मूलाधार में और 1000 कहाँ है आपका कमल पुष्प जो है वो कितना पावरफुल है। 4 के अगेंस्ट में 250 गुना। चक्र योग दर्शन में कमल पुष्प। अब देखिए, अब यहीं पर हम अब थ्योरी शुरू हो रही है जो इनका कंसेप्ट है। कमल पुष्प को इन्होंने कहा कि डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इन्होंने कैसे माना? अब देखिए कैसे डेवलपमेंट करा, डेवलपमेंट के समझ लीजिए बस, ये डेवलपमेंट है। हम लोग 4 6 10 12 12 4 16 16 के बाद 96 96 1000 इतना ही तो है। तो बस ये अंक आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 4 के बाद 2 अंतर 6, 6 के बाद 4 अंतर 10, 10 के बाद 2 अंतर 12, 12 के बाद 4 अंतर 16, उसके 6 96 और 96 के बाद 1000। बस 16 96 1000 ये लास्ट वाले हैं। और 4 से शुरू करिए, 4 2 पहले 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर। ठीक, ऐसे याद करिए। हम याद करने के तरीके बता रहे हैं आपको। कीचड़ से उत्पन्न हुआ, देखिए कीचड़ से यानी नीचे क्या है? जल है, कीचड़ है, कंकड़ पत्थर है। अब देखिएगा आप ऊर्जा, ऊर्जा को याद रखिएगा, चाइनीज ऊर्जा। अब आप शुरू करिए। पहला जल है, जल किसका प्रतीक है? बोलिए सेमेस्टर 4। सर हम बता दें। हाँ सेमेस्टर, हाँ 5 4 5 ऐसी। मूलाधार। नहीं नहीं, अभी जल किसका प्रतीक है? हमारे चाइनीज। अच्छा, जल किसका प्रतीक है? सर किडनी का। फुलनेस। सर किडनी यूबी। किडनी यूबी का हो गया सर। जल माने शीतलता, फुलनेस। जल माने वहां ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में शीतलता है ना वहाँ। कोल्डनेस। हाँ जल में हम लोग किडनी को ऑर्गन माना है, लेकिन हम लोग वहाँ शीतलता की बात कर रहे हैं ना, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो जल शीतल यानी शीतलता से उत्पन्न हुआ। देखिए तो जल शीतलता, तो पहली ऊर्जा क्या हो गई? जल की ऊर्जा शीतलता। तो ऊर्जा का कंसेप्ट समझिए, पहली ऊर्जा हो गई शीतलता, ठीक है, जहां से शुरू हुआ। दूसरा उसमें कंकड़ पत्थर है, तो कंकड़ पत्थर क्या कंसेप्ट होंगे? कंकड़ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। नहीं नहीं, कंकड़ मेटल। ऐसे पड़ा होगा तो शुष्क होगा ना, सूखा। ड्राइनेस ऊर्जा, ड्राइनेस। हाँ तो सर मेटल हो गया ना सर। मेटल। नहीं, कंकड़ कहाँ मेटल है? सर या तो पृथ्वी है या मेटल है। नहीं नहीं, उसकी ऊर्जा की बात करिए ना, ड्राइनेस ऊर्जा। सर। ड्राइनेस, अब क्योंकि कंकड़ तो ड्राई अपने आप में ड्राई है। कंकड़ जी, में जी। अगर अपने आप में पानी में रखा हो तो अलग बात है, अदरवाइज तो अपना ड्राई है। कंकड़ आप देखेंगे सूखा मिलेगा आपको। ये सर एनर्जी उसकी ड्राइनेस। एनर्जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? अगर आप फिर आप कहेंगे ना कीचड़, कीचड़ कहेंगे ना, तो ह्यूमिडिटी जी। कीचड़ सर। में क्या है? कीचड़ में क्या है? सर मिट्टी पहले भी कीचड़ आएगा ना सर। है। कीचड़ पहले कंकड़ आएगा सर। हाँ कंकड़ पहले आएगा। कंकड़ आप देखिए, कंकड़ तो नीचे डूबा हो रहेगा, मिट्टी तो ऊपर अच्छा। भी हो सकती है।
मिट्टी को जरूरी नहीं कि नीचे हो, नीचे ऊपर। तो आप देखिए किसी तालाब वालाब में तो मिट्टी ऊपर भी आपको सर, जमीन मिल सकती है। कीचड़, ह्यूमिडिटी, और कंकड़ तो नीचे रहेगा। तो जल सर, के साथ कंकड़, एनर्जी, शुष्कता। तो पहले आई शीतलता, फिर शुष्कता, तीसरी क्या आई? ह्यूमिडिटी, आई, तीसरी मिट्टी भी है, और उसमें मिट्टी भी है और जल पानी भी भी है। तो ये हमारे पास एक मिट्टी और पानी इस तरह हो तो क्या कहेंगे हम लोग? अपने 6 एनर्जी सिस्टम बताइए। ह्यूमिडिटी सर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो गई ना। ह्यूमिड माने पृथ्वी। हमारे पृथ्वी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो पृथ्वी में, पृथ्वी तो हाई है, पानी पड़ गया तो ह्यूमिडिटी हो गई ना जी। हमारे पृथ्वी में। पृथ्वी तत्व तो हाई है, उसमें पानी पड़ गया तो ह्यूमिडिटी हो गई, वही ऊर्जा, तो वो ह्यूमिडिटी थर्ड हो गई। तो 3 एनर्जी आपके पानी से उबरने तक कमल पुष्प में है। ठीक, अच्छा, मतलब कंसेप्चुअली ऐसे ऐसे विचार हुआ है जो उन्होंने बताया है। ओके। फिर जब पानी के ऊपर आ गए तो पहली बार किसका संपर्क हुआ? सनलाइट, आकाश, ऊर्जा, चाइनीज पढ़ा रहे हैं ना हम लोग। सर, वायु, सनलाइट, हाँ, वायु का हुआ ना सर? हाँ, वायु का हुआ। अगर मान लीजिए हम कह रहे सूर्य नभी दिखा तो वायु का तो होगा। सूर्य तो जब दिखेगा तब दिखेगा, लेकिन सूर्य नभी हुआ तो वायु के संपर्क में हो गया। वायु के बाद आपको सूर्य की एनर्जी मिली। तो सूर्य की बिल्कुल। एनर्जी क्या है हमारे यहाँ? सर, दो है, हीट, हॉटनेस, है? हीट और हीट और हॉटनेस। हॉटनेस। तो हो गया ना 6। कितनी एनर्जी हो गई? 6 हो गई 6 हो गई सर। 6 एनर्जी हो गई। हम लोग 6 एनर्जी बात कर रहे थे ना। सर ये ऑपोजिट फ्लो में जा रहा है, हैं? ऑपोजिट फ्लो में चल रहे चक्र। नहीं, दो ऊर्जाओं के 2 सिस्टम बता रहे हैं कि एक नीचे यहाँ तक सतह तक आने आते 3 ऊर्जा हो गई। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है प्रगति के अनुरूप ही ये इसके कमल पुष्प होते हैं ना। प्रगति के अनुरूप स्पंदन करता, वाइब्रेशन। प्रगति खिलती है तो खिलता है, प्रगति रोती है तो संकुचित होता है। कमल जो है रात में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? सर, वो ऐसे यस सर, बंद हो जाता है सर, वो बंद हो जाता है ना रात में। हाँ, तो प्रकृति का स्फुटन पंच तत्वों पर आधारित है। तो वही एब्सॉर्ब कर रहा है, जो प्रकृति करती है वही है। तो देखिए वही उन्हीं पेटल्स की बात कर रहे हैं कि वही वाला मूलाधार 4, 6, 10, 12, 16, 96 ऐसे याद करिएगा। मूलाधार हमने कहा था ना आपको, आप अगर 7 याद करने तो कैसे? स्वाम मणिपुर विष्णुमूला है, आज्ञा तेरी अनाहत है। आपको आज्ञा तक आपको मिल गया, सहस्त्रार लास्ट में है, 7वां। ठीक है, तो 8वां चित्र कमल पुष्प के पहली बार चित्र दिखाए थे। जल में जन्म लेते हैं। ये जल गाढ़ा कीचड़ युक्त होता है, मिट्टी कंकड़ मिली हुई कीचड़ युक्त में कमल का उद्भव होता है। दोनों आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता के प्रतीक है। ऊपर आर्द्रता, फिर शुष्कता, फिर शीतलता नीचे। ठीक है, आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता आदि वायु प्रकाश ताप के संपर्क में अगर पंच, फिर क्या होता है? पल्लवित पुष्पित होता है। वायु के संपर्क में आया, फिर अग्नि के, अग्नि माने सूर्य, फिर प्रचंड उष्मा। ठीक, तालाब में कमल की नाल सहित अविकसित विद्यमान रहती है, विकसित नहीं पाती। तो विकास प्रस्फुटन वायु प्रकाश ताप के संपर्क में आने होता है। ठीक है, तो यही योग दर्शन में अब कुंडली को सर्पाकार कहा गया है, अविकसित कहा गया है, सुप्त ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो वही कह रहे हैं कि आपको पहले उसको विकसित करेंगे तो प्रथम सोपान है कुंडली, जो हम लोग यहाँ चल रहा है। कुंडली अगर जगेगी तो मूलाधार में जो माँ भगवती पहली बार आएंगी तो वो प्रथम शैलपुत्री से दूसरी ब्रह्मचारिणी, फिर जैसे जैसे आप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान ऐसे जाएंगे। और अंत में जब सप्तमी आ जाएगी तो सहस्त्रार, आप देखिएगा उसमें पढ़िएगा। मणिपुर नहीं लिखा हुआ होगा, मणिपुर वाला उल्लेख नहीं है, लेकिन और आपको मिलेगा, मूलाधार भी मिलेगा, स्वादिष्ठान भी मिलेगा, मणिपुर नहीं मिलेगा बस। ठीक है, और अंत में सप्तमी में आप देखेंगे वहां लिखा होगा सहस्त्रार चक्र में इस समय साधा कमन हो जाता है, अब उसके ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं।
ठीक है, तो वहां से जोड़िएगा आप लोग, आप पढ़िए उसी समय, बढ़िया उसी से पढ़ लीजिए, उसको भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये कमल दल की संख्या सहस्त्रार में सबसे अधिक और मूलाधार में सबसे कम है। यानी कि जो गुण है, जो उसकी विशेषता है, जितनी ताकत है, उसके हिसाब से इसको दिखाया गया है, ताकत के हिसाब से उसको बताने की कोशिश की गई है, कितनी शक्ति उसमें है। देखिए यहाँ वहीं से शुरू हुआ, जल शीतलता, कंकड़ शुष्कता, कीचड़ आर्द्रता और वायु प्रकाश सूर्य की किरणों हीट से परिवर्तित है, तो होमो हेट्रो ऋण के सिद्धांतों को संतुष्ट करता है। होमो इन संकुचन कॉन्ट्रैक्टिंग बल है, हम लोगों ने कहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हेट्रो प्रसार है, एक्सपेंडिंग है। प्रोफेसर पारजीवू का कंसेप्ट ये ना, होमो संकुचित होता है, वहीं रोक देता है, और होमो हेट्रो प्रसारित करता है। तो शीतलता, शुष्कता, आर्द्रता, ये तीनों होमो बल है, होमो ऊर्जाएं हैं। ठीक है, इस समय विकसित नहीं होता, और ये वायु, उष्मा, प्रचंड उष्मा, हेट्रो ऊर्जाएं हैं। और ये समझ, इतना तो आ रहा है समझ में, अभी पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना उनका। जी सर। तो इस मापदंड से ही मूलाधार और सबकी ऊर्जा में कितना प्रभाव है, ये पंखुड़ियां है 4, 6, 10, 4 के 2 फिर 4 का अंतर, 4 का में दो अंतर, 4 से शुरुआत, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर। इस तरह आप लीजिएगा। अगर 1000 पंखुड़ियां हैं तो कितना सहस्त्रार में कितना गुना है, 4 से 250 गुना है, ये पावर है उसकी। अगर सहस्त्रार को आपने कर लिया तो जो पावर आपकी मूलाधार में थी उससे आपको 250 गुना पावर मिल जाएगी। ये उनका अष्ट उत्पत्ति सिद्धांत है प्रोफेसर पारजीवू का। ठीक, तो ये क्या है, मानव शरीर में चक्रों के नीचे से ऊपर के क्रम में पंखुड़ियां और दलों की संख्या बढ़ती जाना है, उनकी शक्ति और प्रभाव और अंतर्निहित ऊर्जा का मापदंड है। प्रथम 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर भौतिक चक्र है, और बाद में वाले हैं जो वो है क्या है, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, ये पराभौतिक चक्र है। तो नीचे से ऊपर तक की यात्रा है भौतिक से पराभौतिक। प्रथम 3 चक्रों प्रभाव मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए, और अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार मनुष्य के मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए। ठीक है, सोचना, समझना, विचार करना, कल्पना करना पराभौतिक है, ये ब्रेन से कंसेप्ट, ब्रेन से तय होता है, ये पराभौतिक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? सरिता मैडम बोलिए। जी सर। हाँ ठीक, बस समझते जाइए, बस धीरे धीरे हम लोग हो जाएंगे। अच्छा, अब रक्त क्या है, देखिए इनका कि ये चक्र रक्त वाहिनियों और नर्व तंतुओं के जालिका नर्व, वही नर्व प्लेक्सस के अनुरूप माने गए हैं। जो नर्व प्लेक्सस हमारा है उसी के अनुरूप माने गए हैं। तो नर्व प्लेक्सस हम लोग समझ रहे हैं कि जाल है, नर्व का, कई नर्वों का जाल है जो वहां पर चौराहा बनाते हैं और वहीं से फिर इनर्वेट करते हैं, वहां इनर्वेशन शब्द का इस्तेमाल है। रक्तवाहिनी नर्व जाल शरीर के विभिन्न भागों में यथास्थान आकर मिलते हैं और विभाजित होकर वितरण कार्य करते हैं। कुछ स्थानों पर ये वाहिनियां और नर्व्स 2 दिशाओं में से, कुछ स्थानों पर अनेक दिशाओं में आकर मिलते हैं, बल्कि 2-4 आकर मिल गई और वहां से फिर अलग चली गई। तो वो ऊपर, आप पढ़िएगा देखिएगा, ऊपर से आता है, नीचे चला जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है। तो कई जगह कोई नर्व है ऊपर वाली, वो आपको स्टमक को प्रभावित कर रही है, लेकिन ऊपर भी प्रभावित कर रही है हार्ट को। तो आप सोचिए हार्ट को फिर ऊपर कुछ एक आंख तो C4 के आसपास वाली वो आंख तक प्रभावित करती है, ऊपर भी चली जाती है आंख। ठीक है, तो ये उसमें कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये बायो एनर्जी के बड़े ये सेंटर के रूप में है। महत्वपूर्ण ऊर्जा के इन जंक्शन को योग दर्शन में चक्र के रूप में चिन्हित किया गया। योग दर्शन में इसे चक्र कहा गया है। ये क्या है, जो नोड है, नोड हम लोगों ने क्या कहा, नोड हम लोग क्या कहते हैं कि हम उसका सिस्टम का एक 2-4 नोड हो जाते हैं, तो वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में नोड है। तो नोड में भी क्या है, नोड भी हम लोगों ने कहा कि ना, जैसे पुलिस स्टेशन की तरह है, जहां पर 100 सिपाही है तो वो नोड है, वहां पर कोई इंफेक्शन हुआ, नोड और सिपाही की संख्या बढ़ जाती है।
तो वही चीज तो है, नोड माने भी वही काम कर रहे हैं, यानी वो बड़े सेंटर के रूप में है। इसको कहा, फिर उनका प्लेक्सस कहा और उसको कहा गैंग्लियन। तो गैंग्लियन का जो कंसेप्ट है यहाँ पर ऐसा मानिएगा, गैंग्लियन में ऐसा नहीं है कि कोई आवश्यक नहीं है कि गैंग्लियन में प्लेक्सस हो। गैंग्लियन अलग कंसेप्ट है। गैंग्लियन का अर्थ यह है कि वहां पर कोई ऐसी है होगी जहां पर सेल बॉडीज पड़े हुए हैं जो नॉर्मली नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन कहीं कहीं ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया, कहीं कहीं गैंग्लियन पड़े हुए हैं। तो वहां किस लिए? सूचना संवेदना लेने के लिए। गैंग्लियन का काम क्या है, हम लोग उस पर थोड़ा बात कर लें। गैंग्लियन काम क्या है? डेंड्राइट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेल बॉडी काम लेना। लेना। सेल बॉडी काम क्या करती है? लेती है, सूचनाएं लेती है। एक्सॉन क्या करता है? सूचना भेजता है। तो सेल बॉडी वो जो बाहर का है, हमारे पास सेल बॉडी के पहले क्या है? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स सूचना लेते हैं और तुरंत सेल बॉडी को दे देते हैं, यानी न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है वहां पर, तो उनको दे दिया। उसके बाद देने के बाद उन्होंने तुरंत जो है उसको स्प्लिट कर दिया कि भैया क्या के बताओ। ठीक है। तो महत्वपूर्ण ऊर्जा के इन जंक्शन को योग दर्शन में चक्र के आपूर्ति के परिमाण के आधार पर नोड गंड नर्व जालिका का महत्व वही नर्व प्लेक्सस का वास्तव में संचार और यातायात प्रणाली के दोराहे, चौराहे और जंक्शन के रूप में है। यानी जितना बड़ा जंक्शन उतना बड़ा प्रभाव, उतनी बड़ी ऊर्जा, उतना अधिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो केवल वो है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाना है, आगे चलना है, जो समझना है। अब हम लोग समझ रहे थे ना कि विद्युतीय हमारे शरीर में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे करंट। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों करंट है। वही करंट हमारे उसमें होती है, वही हमारे नर्व को मदद करती है। केमिकल भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी है, क्योंकि केमिकल से ही आपका ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। उसमें हम लोगों ने पढ़ा देखा भी था कि न्यूरो जो है वो था सेंटर, तो उसमें ऐसे ही होता था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ही होता है। तो यानी अब मस्त यही वही कह रहा है कि मस्त देखिए, नियामक कंट्रोलर कौन है? ब्रेन है। अब आप पूरे पढ़ते जाइए, केवल इसमें और देखिए कुछ नहीं कि ये देखिए हॉटनेस चक्र, आज्ञा सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर है, ये हॉटनेस चक्र है। ये हीट चक्र बस विशुद्ध, फिर अनाहत वायु है, फिर अग्नि है सोलर चक्र, फिर ह्यूमिडिटी मणिपुर को आप लोग स्टेशन में समझ लीजिएगा, जिला या प्रांत। स्वाधिष्ठान ये देखिए क्या है? ड्राइनेस। मूलाधार शुरू, कुंडली देखो यहाँ पर दिखाया सबसे नीचे कुंडली है। तो कुंडली मूलाधार में हम लोगों ने कहा ये हमारी कोर्डलेस चक्र है, मूलाधार में शीतलता है। फिर स्वाधिष्ठान में हो गया हमारा ड्राइनेस हो गया, फिर हमारा हो गया ह्यूमिडिटी हो गई, फिर हमारे पास अग्नि हो गई, फिर विंड हो गई। विशुद्ध ये ऐसा, ये वाला जो सोलर चक्र है ये जो है उसका कहा गया है नाभि वाला है। ये नाभि के चक्र के रूप में वहां भी माना गया है कि उसका एक ब्रांच यहाँ पे है नाभि के रूप में, इसमें है। और हीट चक्र वहां, हीट हॉटनेस वहां है। तो ये सोलर चक्र को इसको कहा गया है। यहाँ पर अग्नि का है लेकिन यहाँ नाभि का है। तो ये कंसेप्ट में वहां उसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। साथी चक्र है वो अलग कंसेप्ट है कि सोलर चक्र होता है नाभि में, उनको बराबर माना उन्होंने। ठीक है। तो ये वाला है। तो यही है, इन चक्रों की बात हम लोग करेंगे। तो नर्वस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर है। जैसे हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोई स्किन से इंफॉर्मेशन जानी है तो कोई न कोई आपके पास रिसेप्टर होते हैं, और उन रिसेप्टर के माध्यम से हम सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं। एक सेकंड
तो ये 7 चक्रों का इसमें विवरण है। अब जैसे रिसेप्टर है तो वैसे ही ये सब क्या है हमारे जो ये मॉडर्न साइंस के उसमें है। तो ये उन्होंने कहा कि कैसे एनर्जी आने का सिस्टम। देखिए भारतीय योग दर्शन ने 88 चक्रों को चिन्हित किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेजर चक्र, फिर माइनर चक्र और मिनी चक्र। हम लोग कुछ को क्यों चर्चा करते हैं बस वही। तो ब्रेन सिस्टम के रिसेप्टर योग दर्शन में बताए गए चक्र सभी साम्यता है, जो वहां उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी है, हमारे सारे सिस्टम है। कैसे है ये इसी बात धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। नाड़ियां चक्रों से जुड़ी हुई मेरिडियन है। नाड़ियां माने मेरिडियन, उनको हम नाड़ी कह रहे हैं, चाइनीज उसको मेरिडियन कह रहे हैं। ये ऊर्जा के सघन ऊर्जा के केंद्र न होकर के एक ऊर्जा के केंद्र है। ऊर्जा भी उनसे प्रवाहित होती है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण ये चक्र है उनके कंपैरिजन में। देखिए उसमें कहा कि सभी नाड़ियों में शरीर के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये भौतिक और मानसिक ऊर्जा के अंतरण स्थल, ट्रांसफर के लिए, अंतरण माने ट्रांसफर स्थल है जहां शरीर की भौतिक और पराभौतिक ऊर्जा का मिलन होता है। तो ये मीटिंग स्थल है। ब्रह्मांड और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलन। देखिए मिलन बिंदु क्या है? हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण मिलन है। उसी तरह अगर हम भौतिक और पराभौतिक ऊर्जा का मिलन कर रहे हैं और कोई मिला रहा है हमको, तो महत्वपूर्ण है। वही उनका कह रहे हैं। हमारे चाइनीज में मीटिंग पॉइंट जितने थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। याद करिए हम कहते थे पेरिकार्डियम, हम कहते थे CV6 वो SP6 कहते थे मिलन स्थल है 3 एनर्जीज का। तो जो मिलन स्थल जहां भी है उनको हम लोग कहते थे बहुत बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ भी वही है कि जो मीटिंग पॉइंट है वो बहुत वो है। चाइनीज देखिए चाइनीज दर्शन में 14 हम लोगों ने कहा था। शिव संहिता में भी 14 प्रमुख विशेष बताई गई हैं। अब पराभौतिक नाड़ियां 2 प्रकार में है। एक प्राण वाहिनियां जो प्राणिक फोर्स को करते हैं, और दूसरी है मनोवाहिनियां मेंटल फोर्स। प्राण और मेंटल दोनों के प्राण महत्वपूर्ण होगा और मेंटल भी फोर्स हमारी महत्वपूर्ण है। तो ये उसी तरह यहाँ पर कोई नहीं। मीटिंग पॉइंट आप समझ लीजिए। मूलाधार इन तीनों नाड़ी, कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था ना, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। उनका ये मीटिंग स्थल क्या है? मूलाधार। मूलाधार क्या है? तीनों नाड़ियों का संगम स्थल है। और सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के उसमें जा रही, समझ लीजिए। और उससे आसपास 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला। और इन सबका सम्मिलित जो मीटिंग स्थल है वो मूलाधार है। तो मूलाधार नीचे से शुरू होते हैं। अब हम कोई चैनल कह दें, वेसल कह दें, कॉर्ड कह दें, ट्यूब कह दें। हम लोग तो कॉर्ड कह रहे हैं और आधुनिक विज्ञान में हम लोग कॉर्ड कह रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड। वो भी तो एक कोई ना कहीं नाड़ी के रूप में है। अब देखिए स्थूल रूप से पराभौतिक अदृश्य इनविजिबल चैनल्स, मेटाफिजिकल भौतिक आर्टरी, वेन्स, कॉर्ड, ट्यूब्स। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा? भौतिक पराभौतिक हम लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक और मानसिक दोनों स्तर पर इनका यूज करना है। हम लोगों ने कहा कि जैसे ब्रह्मांड बना हुआ है मैटर से और एनर्जी से, वैसे हमारा शरीर में बना हुआ है। तो जाने इन ऊर्जाओं का जो चक्र है इनका प्रयोग सगुण और निर्गुण दोनों के रूप में, फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों के रूप में हम लोगों का इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये तो पढ़िए, चाइनीज मेरिडियन चक्र में कोई बहुत है नहीं। हाँ अब आप देखिए चित्र देखिए जरा। देखिए हम कहते हैं कि प्रीनीटल ऊर्जा भौतिक शरीर के जन्म के समय से ही विभिन्न केंद्रों और मेरिडियन विद्यमान होती है। इन ऊर्जा मेरिडियंस कहते हैं ना। अब देखिए ये जो ये सिस्टम है उनको ये पेज पढ़िएगा आप समझ में आएगा।
जो हमारी ऊर्जा है, देखिए आज्ञा, विशुद्ध और अनाहत, ये हमारी सामने की है। देखिए उन्हीं को कैसे चैनल्स हम लोग देख रहे होंगे, जो हमारे चैनल्स चाइनीज ने कहे हैं, उन चैनल को नहीं छेड़ा गया, लेकिन ये एक अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये इनका संबंध एक कोई चैनल से है, कोई नाड़ियों से है, वो दिखाने की कोशिश की गई। जैसे हम लोग पेरिकार्डियम कहें तो पेरिकार्डियम हम लोग ब्रेन की मेरिडियन कह रहे हैं ना, कहीं पेरिकार्डियम को हम लोग ब्रेन मेरिडियन कह रहे हैं, तो वो आज्ञा चक्र से कहीं संबंधित है। तो ये पेरिकार्डियम मेरिडियन का देखे एक लिंक चली गई है, ये नाड़ी का जो आज्ञा चक्र है। विशुद्ध को हम लोग क्या कह रहे हैं, हार्ट से कह रहे हैं। तो देखिए हार्ट मेरिडियन जो है यहां जाकर विशुद्ध से मिल गई। अनाहत को हम लोग लीवर से कह रहे हैं, तो लीवर वाली मेरिडियन आई और आकर के अनाहत से आपको मिल गई। उनकी नहीं मिली, चाइनीज में तो उन्होंने खुद कहा है कि इसके अलावा जितने मेरिडियन हम कह रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे कोई सोर्सेज हैं जो मिलते हैं, तो वो वही उन्होंने दिखाने की कोशिश किया। इनमें जो आप देखिएगा, फिर देखिए मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार देख किडनी की है, मूलाधार किडनी, देखिए किडनी की मेरिडियन यहाँ पर आई और यहीं पर अटैच हो गई होगी। ये यहाँ पर हम लोगों का सीवी, कोई सीवी के कोई पॉइंट होगा, CV3 होगा या CV4 होगा या CV8 के नीचे होगा, ये CV8 के आसपास होगा, CV6 हो सकता है। तो यहाँ पर आकर के ये उनसे अटैच हो गई मूलाधार। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान किसकी है, स्वादिष्ठान हमारे लंग्स की है। तो लंग्स की मेरिडियन गई और उसने देखिए कहाँ लंग्स की मेरिडियन ये वाली आई और ये उसने एक बनाया प्लेक्सस या वो और बनाया, ये स्वादिष्ठान जुड़ गई। और मणिपुर जो है ये स्प्लीन की मेरिडियन आई और वो आकर के और मणिपुर चक्र से मिल गई। ये देखिए ये चक्र, तो ये इस तरह दिखाने की कोशिश की गई है कि एक अलग से कोई उनकी चैनल है जो उसको चैनल को जोड़ रहे हैं। उसी तरह जस्ट बैक में भी वही है कि क्योंकि ये शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए दोनों तरफ इनका संपर्क है। तो वही उसी तरह कहा है कि आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत वो वहां ट्रिपल बार्मर से शुरू होंगे, ट्रिपल बार्मर होंगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से होंगी, हार्ट वाली मेरिडियन है और नीचे गॉलब्लैडर की होगी। तो ये सब जाकर के यहाँ पर इस तरह मिल गई। ये सिंबॉलिक है, दिखाया गया कि ऐसे मिली होंगी और इसका ये तरीका बीच में ऐसा होगा, ये होता है। तो जो हम लोग ब्रह्मांड से और भोजन श्वास से ऊर्जा लेते हैं वो हमारी यांग ऊर्जा है और इनसे संबंधित यांग ऊर्जा मेरिडियंस कहलाती है। ठीक, तो यांग ऊर्जा हमको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होगी। तो मौसम अगर परिवर्तन होगा तो हमारे बीच में परिवर्तन होता रहता है, हम मौसम से प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो कई तरह से आती है। तो उसी को उन्होंने कहा कि देखिए अब ये उसको समझ लीजिए, छोटा सा है, कोई नहीं। मौसम वातावरण, यांग ऊर्जा समय समय पर मौसम वातावरण परिवर्तन होने के साथ साथ मानव शरीर को भी निरंतर अंतराल पर प्रभावित करते हैं। क्या? यांग ऊर्जा ऋतुएं अपेक्षाकृत लंबे समय तक विशिष्ट ऊर्जा के प्रभाव को सूचित करती है। 4 महीने तक एक ही तरह का प्रभाव रहता है, तो वही है। और दिन में क्या है, 4-4 घंटे में हम लोगों ने पढ़ा है चाइनीज मेरिडियन में कि 4-4 घंटे में प्रभावित होता है। तो ये 4 घंटे का अंतराल स्टेम कहलाता है, इसको हम लोग स्टेम कह सकते हैं। अब ये हम लोग किताब को ये मिली नहीं, आप लोगों को भी नहीं मिलेगी, ये एक आत्मज्ञान दीपिका है, उसमें मिला नहीं। ये थोड़ा सा किताब जो है थोड़ा क्लिष्ट इसलिए हो गई है कि इसमें किताब छोटी बना दी गई, किताब को और बड़ी बनाना था। किताब 2 वॉल्यूम में आनी चाहिए थी, लेकिन वो कम एक ही वॉल्यूम में पूरा कर दी गई, तो बहुत से चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए, अगर छोटे से 4 घंटे के अंतराल में बिना किसी पूर्व रोग के इतिहास के रोगी एक्यूट रोग, हृदयाघात, पक्षाघात, इनसे प्रभावित होता है, तो यानी क्या है, ऊर्जा ब्रह्मांड की और हमारी ऊर्जा में तालमेल नहीं हो पाता। शरीर की ऊर्जा में, शरीर की ऊर्जा हमको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो किनकी अधिक हो, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको ये, या ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी अचानक आ जाए
कि आप उसको झेल ना पाए किसी तरह से, तो वो है। अब देखिए ये वाला है जो स्टेम है, वो तरह से सर इसमें ये बताया गया है क्या सर कि या तो बॉडी की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है या बॉडी की ऊर्जा कम हो जाती है? हाँ नहीं, आप एक क्षमता कम है तो जो सामान्य भी कोई चीज आई तो उससे प्रभावित हो गए, तो एक तो ये तरीका हुआ। मतलब आपका बाहर की ऊर्जा बराबर है, पहले ए पर है, और आपकी जो है ए को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, एक तो ये ऊर्जा हो गई आपकी कम हो गई। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना इन यांग में कि इन यांग तो बराबर है और लेकिन इन कम हो गया, यांग रहा, तो हम लोग देखा था ना कि हम लोग गर्मी हॉटनेस वाला आ गया था। जी सर। ठीक है सर हाँ, ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपकी ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो अच्छा वो प्रभावित आप हो गए। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका, अचानक क्या हुआ, ब्रह्मांड की ऊर्जा 10 ज्यादा हो गई। आप देखिए अचानक तूफान कोई आ गया, अब उस तूफान को आप झेल नहीं सकते, अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया, क्यों, बारिश इतनी हुई कि टेम्परेचर पूरा डाउन हो गया। अब आपकी ऊर्जा जो है उसको उसके हिसाब से अपने को चेंज नहीं कर पा रही है, चेंज नहीं कर पा रही वो तरीका है। तो वही उन्होंने कहा कि कैसे होगा, ब्रह्मांड से मानव शरीर रूपी ऊर्जा पिंड के, ये वाला समझ लीजिए बस, हस्तांतरण से चक्र, साइकिल ऑफ ट्रांसफर एनर्जी को कैसे करते हैं हम लोग, बाह्य चक्र से। इन्होंने कहा कि एक इंटरनल चक्र है, बाहरी चक्र है, फिर आंतरिक चक्र है, फिर मेरिडियन है। इन सब के बाद कोई कोर मेरिडियन का कंसेप्ट है कि मतलब बिल्कुल अंदर स्थित कोर मेरिडियन माने सबसे अंदर स्थित है। तो कैसे करेंगे, ये बाह्य चक्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश प्रत्येक ऋतु के दौरान, याद करिए 4 महीने के दौरान, 4 महीने 3 महीने जिनमें परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन, वहां की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिस्टम क्या है, पहले सर एक मिनट सर, इसमें बीएचबी के अकॉर्डिंग होमोस्टेसिस मानेंगे क्या सर? इसमें बीएचबी के अकॉर्डिंग होमोस्टेसिस को मानेंगे क्या? होमोस्टेसिस, ओके सर, ठीक सर। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल इनटेक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग द सीजन कैसे होगी, आएगी जो एनर्जी वो एक्सटर्नल चक्रों में आ जाएगी, पहले बाह्य चक्र, कंसेप्ट ऑफ बाह्य चक्र, ये नोट कर लीजिए आप लोग। बाह्य चक्र का कंसेप्ट यहाँ से आया, एक उन्होंने कई चक्र माने आंतरिक चक्र बाह्य चक्र तमाम दिए, तो पहले बाह्य चक्र में आएगी, बाहरी एक्सटर्नल चक्र में आएगी, फिर मेरिडियन के माध्यम से वो अंदर जाएगी। हम लोगों ने कहा था ना कि मेरिडियन के मार्ग से आती है, चाइनीज भी कह रहे थे, तो मेरिडियन मार्गों से अंदर जाएगी। अंदर कहां जाएगी, आंतरिक चक्रों में चली जाएगी, फिर आंतरिक चक्रों से वो चली जाएगी कोर मेरिडियन में। कहां पर, कोर मेरिडियन में, और भी अंदर मेरिडियन, बिल्कुल जो अंदर है, सबसे अंदर। तो पहले आई बाहर से, कहां पर आई, बाहरी चक्रों में आ गई, बाहरी चक्रों से मेरिडियन ने उसको ट्रांसफर किया, अपने से अंदर ले गए, वो पहुंच गई फिर हमारे इंटरनल चक्र में, और इंटरनल चक्र से फिर कोर मेरिडियन में चली गई। एक तो ये तरीका हुआ, कौन सा, जो तरीका ऊर्जा का चक्र ऋतुओं के आधार पर हुआ ट्रांसफर, उसमें हुआ कि इन बाहरी एक्सटर्नल चक्र, मेरिडियन, इंटरनल चक्र, कोर मेरिडियन। लेकिन अगर इसमें आई तब कैसे होगा, इसमें आई तो कैसे होगा, इसमें आई कॉस्मिक स्टेम, हम लोग क्या कह रहे थे, सर इसमें से मतलब शरीर में नहीं, मतलब इसमें जो कहा जा रहा है वो कॉस्मिक, हमारे शरीर में कॉस्मिक स्टेम हम लोग कहा था 4 घंटे का, जो कौन सा, जो चाइनीज कह रहे थे 2 घंटे कहा था ना, तो एक 4 घंटे का अंतराल हुआ ना, तो 4 आवर्स का अंतराल कहा, वो कॉस्मिक स्टेम कहा। तो इस वाले में क्या होता है कि कैसे आएगी, तो इसमें से पहले आएगी नख चक्र में आएगी, पहले आएगी नख चक्र में, इसका जो रूटीन होगा नख चक्र में आएगी, फिर आएगी कोर मेरिडियन में, फिर अंतः चक्रों में आएगी, और फिर शरीर की परिधि में जाएगी। ये वाली आती है कॉस्मिक स्टेम वाली। तो सर जो शरीर के परिधि में जाएगी वो बाह्य चक्र ही तो हो गया ना सर? अब वो हम ये चक्रों में की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम बता रहे हैं कि ये जो आएगी वो उसका रूट ये होगा,
उनका रूट ये होगा कि पहले आएगी नग चक्रों में, नग ये 4 घंटे वाली, 4 घंटे वाली बता रहे हैं, 4 घंटे वाली आएगी नग चक्रों में, नग चक्र से कोर मेरिडियन में जाएगी, कोर मेरिडियन में, और कोर मेरिडियन से अंतः चक्रों में जाएगी, और अंतः चक्रों से फिर वो परिधि में आ जाएगी, शरीर की परिधि में। हमने चली परिधि माने कोई जरूर नहीं कि बाहरी चक्र में हो, वो परिधि के अंदर भी हो सकती है, कोई ऑप्शन नहीं बाहरी हो, अंदर भी तो हो सकती है, परिधि तो अंदर भी है, स्केल अंदर भी तो बाहर दोनों हो, जी जी है ना? ठीक सर। तो अंदर भी हो सकती है। ये जो है ये कंसेप्ट आप उनका ये है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में है उसकी अनुकृति वही, हम लोगों ने वही कंसेप्ट के पिंड में भी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं पड़ती या ऊर्जा कोई जो नहीं होती लेकिन ऊर्जा आ रही है उससे प्रभावित हो रहा है, तो हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ रहा है और हमारे बीमारी जो है क्यों बैलेंस ऑफ एनर्जी नहीं हो पाती है। अब ये देखिए 4 घंटे वाला बताइए, ये हम लोगों के पास मालूम है ना। अब देखिए पहले समझिए मैडम, इसको समझ लीजिए बस खत्म। शुद्धता ऊर्जा पहले हमारे पास 3 से 5 क्या आती है? लंग्स की ऊर्जा सर। तो लंग्स की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? शुद्धता ऊर्जा। तो इसको अब आप यहीं से ऊपर शुरू कर दीजिए, ए से लेकर के एल तक लिख लीजिए ऊपर से अपने यहाँ, ए बी सी डी पूरा लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इसी में लिख लीजिए अपने किताब में। एफ तक ही आएगा ना सर ये तो? एफ तक ही है ना सर ये? क्यों? नहीं एल तक आएगा ना, एल तक। अच्छा अलग अलग ऑर्गन की हो गई है तो। अच्छा अच्छा हाँ पूरा 12 है ना, तो 12 तक जाएगी। अब आप खुद देखिए कि ए जो है वो आपकी फेफड़ों की ऊर्जा है, तो ए माने इन ऊर्जा, उसको ए चक्र कह दिया उन्होंने, उसको उन्होंने ए चक्र कह दिया, याद करिएगा उसको ए चक्र कहा है प्रोफेसर पारदेव ने। तो हम लोग भी आगे कहीं ए चक्र लिखेंगे। तो फिर बड़ी आंतों की उसको बी चक्र कह दिया है, फिर स्प्लीन की सी चक्र कह दिया है, अरे उसका स्टमक की सी चक्र है, और स्प्लीन का डी चक्र है, हार्ट का आई चक्र है, नहीं ई चक्र है, छोटी आंत जो है एफ चक्र है। जी सर। जैसे आप आगे बढ़ाते चले जाइए तो यूबी की जी चक्र है। हाँ और तो किडनी की एच। हाँ इस पर हमने कहा, हमने आपको क्या बताया था, आधे हिल तो इन है, ए डी ई एच आई एल, ये इन है, ए डी ई। जी आगे सर। आगे पढ़िए, आप भी आप बना के पढ़ा लीजिए। आधे हिल तो इन है, इन चक्र माने जब कभी ए डी ई एच आई एल आए तो आप मान लीजिए कि इन ऊर्जा है। कैसे है, कैसे है उसका फार्मूला यह है कि स्व मणिपुर विश्वमूला है, बस। स्व माने पहले स्वाधिष्ठान, सुषुप्ता माने स्वाधिष्ठान, पर्ता माने मणिपुर, ऊष्मा माने विशुद्ध, शीतलता माने मूलाधार, फिर मणिपुर विश्वमूला है, और फिर आज्ञा, प्रवर ऊष्मा आज्ञा, अनाहत, हो गया? जी सर। तो वो जो फार्मूला समझ में आ गया, स्व मणिपुर विश्वमूला है, आज्ञा तेरी अनाहत है, इससे निकला है। और वही क्रोनोलॉजिकल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल में आप कर लेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा। बस आपको जब कभी पूछा जाए कि ए चक्र तो तुरंत समझ जाए कि इन है, अगर बी कहा जाए तो उसमें देखिए आधे हिल में नहीं है तो बी माने यांग होगी, और कैसे होगी, ए के साथ बी होगी तो पहला हो स्वादिष्टान, तो दो का सेट बनेगा। वही उन्होंने बताया आगे चल के कि ये 3 से 5 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा फेफड़ों से आती है, फेफड़ों में CO2 को नष्ट करके। अब ये जो उनका चक्र है, ये इसका इट इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं है, ये हो सकता है उस वाले किताब में मिला हो, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रोफेसर पार्क जी ने कहा कि स्पाइरल वे में ऊर्जा आई, देखिए ऊर्जा आई
और वो पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है। देखिए शरीर में भ्रमण कर रही है, और ये सोलर चक्र जो बहुत नाभि वाला चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी आई, इधर से बाएं दाएं सब तरफ गई शरीर में, और उसके बाद वो आई और फिर नीचे से निकल भी जाती है। यहाँ निकल गई तो ऊपर से अगर आई तो नीचे से निकल गई। सर ये उसका- जो बीच में प्लस बना हुआ है ये नाभि का है क्या सर? ये हाँ ये नाभि है। सर ये नाभि तो इसमें बहुत ऊपर दिखा दी सर। सोलर चक्र का नाभि के आसपास सब उसका है। सर पर बहुत बिल्कुल, ये तो यहाँ पर डायफ्राम पे बता दी सर। ये तो डायफ्राम में कोई नहीं तो हो सकता ना ऐसा आकृति हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर चक्र कंसेप्ट है तो चक्र में एक इन्होंने कोई सोलर चक्र को जो माना है बीच में माना है। हाँ सोलर चक्र तो नाभि है सर। हाँ नाभि चक्र बताया था उन्होंने। जी तो ये सर। इन्होंने इसे एग्जैक्ट नहीं बनाया, हाँ एग्जैक्ट नहीं बनाया उसको, हाँ, जो भी बनाया है हाँ एग्जैक्ट नहीं बनाया, बस बताने के लिए थोड़ा सा। ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो जो इन्होंने बताया, देखिए ऊपर से देखिए, यहाँ नीचे से इधर से आ रही है तो भी इधर निकल जा रही है, इधर से आ रही है, सारी तरफ से एनर्जी आ रही है और सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये इनका कंसेप्ट था। उनका कंसेप्ट था कि प्रोफेसर ताजदेव का कि आपकी एनर्जी जो आ रही है स्पाइरल वे में देखिए आई है, स्पाइरल वे में आई, लीनियर वे में मूवमेंट भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं सारी चीजें जुड़ा हुआ है, और आई और हर जगह ऊपर नीचे सब जगह गई, सब जगह फैली और फिर वो निकल जाती है। तो ऊपर से आई तो नीचे से निकल गई, नीचे से आई तो ऊपर से निकल गई। ये सारा बाएं से आई दाएं से निकल गई, दाएं से आई बाएं से निकल गई। ऐसा नहीं कह सकते कि आप लेफ्ट से राइट होता है मूवमेंट, राइट से लेफ्ट होता है। ऑल परवेडिंग, मतलब सब तरफ से ऊर्जा सब तरफ से आकर के। सर ऐसा तो नहीं इसमें ऑक्सीजन को दिखाया है लंग्स के आसपास ना, का? ऑक्सीजन ऊर्जा, ऑक्सीजन नहीं है केवल सर इसमें यही लिख रहा है 3 से 5 ब्रह्मांड की ऊर्जा श्वसन ना, फेफड़ों वो की। तो अरे वो तो अच्छा। आपको बता रहे हैं। ओके ये तो सर। वो केवल ऑक्सीजन का नहीं बता रहे हैं। अच्छा कोई भी ऊर्जा तो ऑक्सीजन के रूप में हो सकती है, ऑक्सीजन के रूप ब्रह्मांड की ऊर्जा तो अलग रूप में हो सकती है। प्राणवायु सर। देखिए, हाँ। देखो ना, प्राणवायु को स्थापित करना, यहाँ लिखिए ना, देखिए तो ये प्राणवायु क्या है, ये ऑक्सीजन तो नहीं है, केवल ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन से प्राणवायु बचेगी? नॉर्मली हम कह सकते हैं प्राणवायु, लेकिन प्राणवायु माने सभी चीजें। एनर्जी। तो जी ये सर। वो एनर्जी का फ्लो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह के चित्र बहुत मिलेंगे आपको। ओके सर। फिर आपके 7 बजे से, अब ये उन्होंने बताया कि 7 बजे 5 से 7 बजे तक इसकी ऊर्जा है, फिर दिल्ली के 7 से 11 है, फिर इसमें सबका है। तो जीवन, उन्होंने कहा कि जीवन शैली बदल गई है, इसलिए इन चक्रों का जो मूवमेंट है या चक्रों की जो ऊर्जा है या चक्रों को ट्रांसफर जो रिसीव करना है, ट्रांसफर करना है, वो घट बढ़ गया है। ये इनका कहना है कुल मिलाकर के। ओके सर। तो ये जो है आपका, हम लोगों ने ये देखा कि ये कम से कम जो है एक थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोगों का समझ में आया कि हाँ वो चक्र को कह क्या रहे हैं। जी सर। और हम भी ऐसा भी उसमें कोई पारंगत है, हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं, हम भी कम मालूम है, आप लोग से अधिक नहीं है, उतना ही मालूम जितना हम। ये भी हम देखें, किताब कठिन है तो समझ में आया चक्र। सर बहुत बार पढ़ना पड़ेगा सर इसको। नहीं, किताब कठिन है, किताब को बहुत सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया। जी सर। ऐसा प्रोफेसर पारदुर्गा कंसेप्ट जो है वो पूरा नहीं आ पाया है उनका। वो उन्होंने भी क्या किया, प्रोफेसर पारदुर्गा ने अधिकांशता जो है कंसेप्चुअली कम बताया और चित्रों में अधिक बताया। अब बताइए बिना लिखे पढ़े कैसे आप पूरा समझ पाएंगे? उन्होंने चित्र नहीं बताए, चित्र बनाते थे, चित्र तुरंत बनाते थे वो। सर वो ठीक है, पर हम उनकी कंडीशंस को नहीं जानते कि किस कंडीशन में उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। नहीं ना ना, जो आदमी इतना चित्र बना रहा था तो चित्र बनाते से बनाइए भी तो ना कि 10 साल बाद। वो ठीक है सर, पर हाँ ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि वो चित्र बनाने का तो उनका स्टाइल है, तुरंत बनाते थे। पूरा ऊर्जा का ये देखिए, यही वाला अगर ये कोई लिखे कि लेफ्ट से आके इसको इसी को इलेबोरेट करे तो 2 पेज 4 पेज इसी में लिख जाएगा, एक ही चित्र में। वो हम लोग अब कैसे समझे?
जैसे हम अभी कहते हैं कि खेमका सर ने मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल बनाया, तो आज कोई समझ नहीं पाता है। आप लोग पढ़ेंगे जब, तो प्रोटोकॉल पे जब आएगा तो प्रोटोकॉल कोई समझा नहीं पाएगा। वो कहते थे ये उन्होंने अपने उनको कहा होगा, उनको कुछ और बताई होंगी। नहीं सर, पर कई लोग तो थोड़ा थोड़ा तो बताते हैं, पर सारे प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बताते। नहीं बता पाते, क्यों? कारण ये है ना, अभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत से प्रोटोकॉल में जो हमारे आधारित हैं किसी सिस्टम बेस पे, उन पे सब लोग नहीं बता पाएंगे। और सर जब वही आर्टिस्ट की तरह हो गया कि आर्टिस्ट का क्या विजन रहा है उन्होंने लिख दी, हाँ, उस समय मतलब बना दिया। अगर उसमें थोड़ा बहुत लिख दे तब तो समझ में आएगा, लेकिन फिर बाद में तो हम इंटरप्रेट करेंगे ना, चाहे अनिता जैन दूसरा करेंगे, अरविंद शाह दूसरा करेंगे, के तिवारी अलग करेंगे, नीतू जैन अलग करेंगे। सर पर पहले जो विजन दिया हुआ उस विजन को जाने, उसके अकॉर्डिंगली हम नया विजन को देख सकते हैं सर फिर। हाँ, तो खैर एनीवे, हाँ। काफी कुछ जो है नहीं, पर फिर भी सर काफी क्लियर है, ऐसा नहीं है, अभी भी काफी क्लियर हुआ है। काफी क्लियर है, थोड़ा वो है, इसमें जो है कोशिश यही है। तो हम लोग जो है इसी उसको प्रसारित करें, लोगों को फैलाएं, और फैलाने से ये होगा कि हम लोग समझेंगे चक्र सिस्टम का भी वो है, चक्र सिस्टम पर भी बात कम होती है। इसलिए प्रोटोकॉल एक ही हम लोग बहुत 2-4 प्रोटोकॉल जानते हैं, उन्हीं को हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन उन पर हम लोग वार्ता करें, डिस्कशन करें, और अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग देंगे, अपना भी देंगे, तो शायद ये विधा या जो चक्र सिस्टम वाली वो है ज्ञान, वो बढ़ेगा, और तभी जो है सार्थक होगा हमारे संसार का ये सपना, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो अब जी सर। हम वीडियो चक्रा का तो सर एक ही प्रोटोकॉल ज्यादा चलता है, वो एसिडिटी वाला, और ज्यादा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता सर।